हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए जी, सो आज की बात स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर का ग्रुप वन अकाउंटिंग का आरटीपी जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है नवंबर 22 एग्ज़ाम्स के लिए। हर अटेम्प्ट में हम आरटीपी डिस्कस करते हैं, तो इस बार भी कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। इस बार भी डिस्कस करेंगे। पहली बात सर, क्या आरटीपी में कुछ नया है? द आंसर इज नो। कुछ भी नया नहीं है। नथिंग इज न्यू। नो न्यू कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग टेस्टेड इन द आरटीपी। सारे कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं, सब कुछ क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मन में सवाल आएगा, सर ये वीडियो देखना जरूरी है? द आंसर इज नो। आप खुद से आरटीपी कर सकते हैं, आप खुद से आरटीपी कर लीजिए। सर आरटीपी करना जरूरी है? हाँ, आरटीपी तो करना जरूरी है। इसके दो कारण होते हैं। पहला तो हमें पता लग जाता है कि जो हमने रिवीजन की है वो रिवीजन हमें कितनी को समझ में आ गए, क्वेश्चंस करने आए कि नहीं आए। और दूसरा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ जाते हैं। हालांकि नया सवाल नहीं है कोई, बुक के ही क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। पर क्या होता है ना, आरटीपी में डिस्कस किया हो तो वो याद रहता है कि हाँ ये हमने आरटीपी में किया था, और वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया। इसलिए आरटीपी करना इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये जो मैं आरटीपी की क्लास ले रहा हूं ये सिर्फ वही बच्चे अटेंड करें जो ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, है ना। कुछ ने रिवीजन क्लासेस लगाई हैं, जो हमसे पढ़े हैं उन्होंने तो रिवीजन क्लासेस सारी लगा रखी हैं। जो भी रिवीजन क्लासेस आप लगा रहे हैं वही आरटीपी अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स ही याद नहीं है आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। बच्चे, हमारा दायित्व है, हम निभाते हैं आरटीपी करा के, पर ऐसा कराने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नया तो होता नहीं। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप खुद से करिए। अगर आप खुद से नहीं दिमाग खपाना चाहते तो आप मेरे साथ कर लीजिए। आरटीपी तो आपको करना ही करना है। क्लियर है? आरटीपी आपने छोड़ना नहीं है। ओके। मैं फिर कह रहा हूं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस ही इसमें सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पे ही चर्चा होती है। कोई इधर उधर के कॉन्सेप्ट्स पे तो हम चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जो बच्चा ऑलरेडी रिवीजन करके बैठा है वही इस क्लास को अटेंड करेगा। क्लियर है? आइए, हमेशा की तरह हम आरटीपी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता हूं, रिवीजन भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता हूं, आरटीपी भी, क्योंकि पेपर में हाईएस्ट वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। आइए हम नवंबर 22 के आरटीपी के ऊपर चलते हैं और सीधा हम नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो इस बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 4-5 क्वेश्चंस ही हैं आरटीपी में। सारे ही पुराने क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया गया है। चेंज मतलब अब सवाल बनाने वाले की मर्जी है ना, वो उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें क्या है। आइए जी, सबसे पहला सवाल है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। पढ़िए जरा ध्यान से। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट of company amounting to rupees 4,50,000. The following items were included at cost in the total. ये आइटम 4.5 लाख में एट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 100 कोट्स which had cost 2,200 each and normally sold for 4,000 each. Owing to a defect in the manufacture, their NRV was determined at 50% of their normal selling price. बच्चे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस 450 में ये वाली आइटम को कॉस्ट पे इंक्लूड किया गया है। 450 में पहली आइटम को कॉस्ट पे इंक्लूड किया गया है, पर आपको पता है एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो इसकी कॉस्ट तो 2,200 है, पर NRV कह रहा है 50% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो 4,000 का 50% कितना हो गया, 2,000।
तो ये जो 100 कोट्स हैं ये 2200 पे वैल्यू होने चाहिए कि 2000 पे, विच एवर इज लोअर, 2000 पे, जबकि उसने तो कॉस्ट पे इंक्लूड कर रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट हटा के एनआरवी को ऐड करना पड़ेगा बस, ठीक है ना, क्योंकि 4.5 लाख में कॉस्ट इंक्लूडेड है, जबकि इसकी वैल्यूएशन तो किस पे होगी, एनआरवी पे होगी, बिकॉज एनआरवी इसकी जो है वो लोअर आ रही है। दूसरा है शर्ट्स विच हैड कॉस्ट 50,000, एनआरवी एट बैलेंस शीट डेट वॉज 55,000, अगेन एनआरवी इस बार ज्यादा है, कमीशन एट 10% ऑन सेल्स इज पेबल टू द एजेंट। अब बच्चे पता नहीं इंस्टीट्यूट इसको क्या मानेगा, बिकॉज उन्होंने कर दी है यहां थोड़ी सी गड़बड़। एनआरवी सवाल में दी हुई है 55,000, तो मुझे तो यही लेनी चाहिए। एनआरवी कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अब चक्कर ये है कि इन्होंने एनआरवी भी दे दी और अलग से एक सेलिंग एक्सपेंस भी दे दिया, तो मुझे पता क्या लगता है, ये 55,000 माइनस 10% करने वाले हैं। चेक करें जरा ये क्या करा है इन्होंने, ये 55,000 नहीं ठीक करा है, ठीक करा है, ठीक करा है जी, ठीक करा है, ठीक करा है, क्योंकि सीधी, मुझे लगता था ये कहीं गलत ना कर दें, क्योंकि आदत है ना। एनआरवी दी हुई है 55,000, तो ये 10% इसमें से माइनस नहीं करना। बच्चे मैं भी आपके साथ पहली बार ही पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, मैं तो पढ़ के भी नहीं बैठा हूं, ऐसे ही बैठ गया कि चलो करना ही है, जो होगा देख लेते हैं। सो इसलिए मुझे पता नहीं था इन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया, इन्होंने ठीक किया है। एनआरवी 55 है, ये 50 है, विच एवरेज लोअर 50 है, और 50 तो ऑलरेडी 450 में जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों आइटम्स को किस पे इंक्लूड किया गया है, कॉस्ट पे ही इंक्लूड किया गया है। सो वो तो ऑलरेडी जुड़ा ही हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्लियर है। सो इसका कुछ भी नहीं करना था, इसको हमें ऐड करना था, तो अपना सोल्यूशन क्या बनेगा, अपनी कॉस्ट है 4,50,000, माइनस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ कोट्स, कितनी 100 कोट्स हैं इंटू 2200, 2,20,000। मैं अलग से सोल्यूशन नहीं कराऊंगा बिकॉज इसमें कुछ है नहीं, और प्लस कर देंगे एनआरवी ऑफ कोट्स, कितनी 100 इंटू 2000 यानी कि 2 लाख। तो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगी 4,30,000, और बी पार्ट की किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अलग से सोल्यूशन कराने का कोई अर्थ नहीं है, जहां मैं सवाल पूरे कराने होंगे कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ये सीधा ही आपका आ गया क्या, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो बुक का ही क्वेश्चन था, मैं फिर कह रहा हूं 55,000 सीधा एनआरवी दी हुई है, एनआरवी में फर्दर सेलिंग एक्सपेंस माइनस नहीं करते। एनआरवी का मतलब ही क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सो मुझे डर था ये फर्दर ना कर दें, पर इन्होंने ठीक किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड वाले की एडजस्टमेंट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एनआरवी ज्यादा है और कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होनी है, और कॉस्ट ऑलरेडी 4,50,000 में जुड़ा हुआ है। क्लियर है। सो जहां कंप्लीट सोल्यूशन की जरूरत होगी वही देखेंगे, इसमें तो कोई इतना था नहीं। आइए आगे देखते हैं। AS10, ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़िए जी। RS Limited has acquired a heavy plant at a cost of ₹2 crore. The estimated useful life is 10 years. At the end of second year, one of the major components, that is, the boiler has become obsolete, which was acquired at a price of 50 lakh. तो replacement of component का क्वेश्चन लग रहा है, and requires replacement as further maintenance is uneconomical। वो कह रहा है 2 साल बाद एक मेजर कंपोनेंट है उसका रिप्लेसमेंट करना है, जो कि 50 लाख का वैल्यू था, तो 2 करोड़ में 50 लाख का तो यही कंपोनेंट था। द रिमाइंडर ऑफ द प्लांट इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 8 years। प्लांट की लाइफ, तो बाकी प्लांट की लाइफ 8 साल बची हुई है। द कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर इज 60 लाख। सो बच्चे रिप्लेसमेंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने अच्छे से किया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। कैन द कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉयलर बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट।
तो रिप्लेसमेंट के केस में जो कंपोनेंट होता है उसको तभी कैपिटलाइज करते हैं व्हेन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड एज पर AS10। और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शैल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब मान के चलिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना। हम कहते हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहले से बढ़ने चाहिए तभी कैपिटलाइज होता है। आप मानेंगे बढ़ेंगे, और कॉस्ट तो मेजरेबल है ही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है? पहले पुराने कंपोनेंट को डी रिकॉग्नाइज करके नए कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। एंड इफ सो व्हाट शुड बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूं, ये हम लिख के करते हैं। सो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है Y0 पे आपने एक प्लांट खरीदा है, कितने का? 2 करोड़ का। 2 साल बाद, दिस इज Y1, Y2, यहां पे आपको कंपोनेंट की रिप्लेसमेंट करनी पड़ गई। ठीक है, जिसकी रिप्लेसमेंट करनी है वो यहां पे 50 लाख का खरीदा था, मतलब बाकी एसेट कितने का हो गया? 1.5 करोड़ का, है ना। अब 2 साल बाद वो कंपोनेंट हमने 60 लाख में रिप्लेस किया है। तो पहले पुराने कंपोनेंट की वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज कर दो, नए को रिकॉग्नाइज कर दो। तो पहले बता दें कि AS10 इसके बारे में क्या कहता है। ठीक है, आइए जी लिखिए। एज पर AS10 PPE issued by ICAI, comma, new component of any PPE can be capitalized only when following two conditions are satisfied. Sub point A, future economic benefits shall increase and such benefits shall flow to the entity and subpoint B, cost can be measured reliably। अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं। इन द गिवन केस किसको रिप्लेस किया था? बॉयलर। बॉयलर विल प्रोड्यूस, मैं अज्यूम नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं, बॉयलर विल प्रोड्यूस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू RS Limited and cost of boiler can be measured, hence component should be capitalized, cost of component should be capitalized। सो पहले ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा था कि बताइए कि कंपोनेंट की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब वो कह रहा था कि कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट बताओ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो आइए,
कैलकुलेशन ऑफ carrying value of plant at the end of second year. कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. आइए जी, कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना है जी? 2 करोड़. सो पहले तो बच्चे इस पे 2 साल की डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, क्योंकि 2 साल बाद रिप्लेसमेंट हुई है और दूसरे साल के लास्ट में ही आंसर पूछा है. सो कोई स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं हुई. 10 साल लाइफ है, सो 40 लाख की लग गई डेप्रिसिएशन. सो कैरिंग वैल्यू कितनी आती है? 1 करोड़ 60 लाख, है ना. अब जो कंपोनेंट रिप्लेस हुआ है उसकी पुरानी वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज कर दे, माइनस डी रिकॉग्निशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉयलर. अब बॉयलर की जब खरीदा था तब 50 लाख का खरीदा था, 10 साल लाइफ थी, 2 साल गुजर चुके, है ना. तो 50 लाख में से इतनी तो इस पे लग गई डेप्रिसिएशन. 10 लाख की तो डेप्रिसिएशन लग गई, तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 40 लाख. तो क्या ये 40 लाख की 1 करोड़ 60 लाख में जुड़ा हुआ था? यस, जुड़ा हुआ था. हमने हटा दिया. अब नए वाला ऐड कर दे, प्लस करंट कॉस्ट ऑफ बॉयलर. करंट कॉस्ट ऑफ बॉयलर कितनी है? 60 लाख. सो ये आ गई जी कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में भी. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1 करोड़ 80 लाख. क्लियर है? सो सिंपल सा क्वेश्चन था रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट के ऊपर, कि पहले पुराने कंपोनेंट की जो कॉस्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, तभी आप नए कंपोनेंट की कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं. चलिए लिख लीजिए जल्दी से. सो आप पॉज करके लिखेंगे ताकि मेरा भी समय बचे और आप अपनी स्पीड पे लिख पाए. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए. चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा. क्लियर है? सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, AS 11, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. पढ़िए जी. अ कंपनी हैड imported raw material worth $6 lakh on 5th of January 2022 when the exchange rate was 43 per $. सो कंपनी के पेबल खड़े हो जाएंगे, परचेज करिए. इनिशियल रिकॉग्निशन होगा 43 के रेट पे. द कंपनी हैड रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एट द अबव मेंशन्ड रेट. बिल्कुल ठीक है. एज पर AS 11 फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होता है? स्पॉट रेट पे होता है. वो कह रहा है हमने भी वही किया. द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन वॉज मेड ऑन 5th April 2022 व्हेन द एक्सचेंज रेट वॉज ₹47 पर $. पेमेंट करी है 31 मार्च के बाद, 5th April को, जब एक्सचेंज रेट था 47. ये भी बुक में है क्वेश्चन, पुराने पेपर का सवाल है ये. However, on 31 मार्च 2022 the rate of exchange was 48 per $. चलो इस तरह का सवाल है जी. जिस दिन परचेज करी रेट था 43,
जिस दिन पेमेंट करी रेट था 47 और 31 मार्च को रेट था 48. द कंपनी पास्ड एन एंट्री ऑन 31 मार्च 2022 adjusting the cost of raw material consumed for the difference between 47 and 43 per US डॉलर. कंपनी ने क्या किया, 31 मार्च को एंट्री कर दी 43 और 47 के डिफरेंस की, और डिफरेंस कहां एडजस्ट कर दिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में एडजस्ट कर दिया. कितनी गलतियां हुई, 2 गलतियां हुई. पहली गलती यह हुई कि AS11 कहता है कि आपको बैलेंस शीट डेट वाले रेट को लेके सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना चाहिए. सो डिफरेंस बिटवीन 43 एंड 48 लेना चाहिए, और जो डिफरेंस पे गेन और लॉस आएगा, इस सिचुएशन में लॉस आएगा बिकॉज आपके क्रेडिटर हैं, पेबल हैं, और डॉलर का रेट बढ़ गया, एक्सचेंज लॉस आएगा. दैट लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पर उसने क्या कर दिया, उसको उठा के एडजस्ट कर दिया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में. बहुत बड़ी गलती हो गई. सो 2 गलतियां करी. और दूसरा, 48 और 47 का डिफरेंस अगले साल के पीएल में जाना चाहिए, जबकि उसने सीधा 43 और 47 को ही एडजस्ट कर दिया. तो यस कहता है पहले इनिशियल रिकॉग्निशन होता है स्पॉट रेट पे, वो तो उसने सही किया है. फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है यूजिंग द रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट डेट पे क्या रेट चल रहा है, 48 रेट चल रहा है, तो हमें 48 लेना चाहिए था. क्लियर है. सो गलत किया है. इन द बैकग्राउंड ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट. जी नहीं, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. हालांकि किया हुआ है, मैं फिर भी एक बार छोटे से लिखवा देता हूं. आइए जी बच्चे, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होता वो फिर आराम से कर लेते हैं ना. लिखिए, एज पर AS11 the effects of changes in foreign exchange rates issued by ICAI, subsequent recognition, इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं लिखना, वो तो उसने सही किया है. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स इज डन यूजिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, and any exchange gain or loss shall be transferred to profit and loss account, and any exchange gain or loss shall be transferred to profit and loss account. ठीक है जी. In the given case, trade payable is monetary item. In the given case, trade payable is monetary item. Hence, should be valued using क्लोजिंग रेट. क्लोजिंग रेट कितना था, ₹48 पर US डॉलर. ₹48 पर US डॉलर. सो एक्सचेंज लॉस आएगा. ऑन 31 मार्च 2022 इनिशियल रिकॉग्निशन किया था 43 पे, है ना, इनटू $6 लाख, तो 30 लाख रुपए का एक्सचेंज लॉस है.
such exchange loss shall be transferred to profit and loss account for the year 2021-22। क्लियर है। अब इसके बाद जब पेमेंट करी तो रेट कितना हो गया 48। एट द टाइम ऑफ पेमेंट exchange rate is ₹48 per US dollar। सो फिर से नहीं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट हो गया 47, सॉरी। अब आपको गेन दिखेगा क्योंकि आपने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 48 पे कर दिया, तो एक्सचेंज गेन कितना आ रहा है? एक्सचेंज गेन आपको नेगेटिव दिखेगा, 6 लाख रुपए का गेन आ रहा है, तो ये गेन 22-23 के P&L में जाएगा। सच एक्सचेंज गेन shall be transferred to profit and loss account of 2022-23। सो कंपनी की बुराई करिए, सो ट्रीटमेंट डन बाय कंपनी इज इनकरेक्ट। तो उसने 2 गलतियां करी थी, उसने रेट भी गलत लिया था और एक्सचेंज गेन और लॉस को उठा के कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में एडजस्ट कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी ब्लंडर थी। ठीक है जी। सो लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्लास में किया भी हुआ है, सबने किया होता है ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने लिखवा दिया है। लिख लीजिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। पढ़िए जी। सम्राट लिमिटेड हैज सेट अप इट्स बिजनेस इन अ डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitles the company for subsidy of 25% of the total investment from government of India। बच्चे जैसे ही बैकवर्ड एरिया आ गया तो दिस इज ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, और ये ग्रांट कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड 80 करोड़ इन द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। The company is eligible for the subsidy and has received 20 crore from the government in February 22। तो 80 करोड़ लगना था, 25% सब्सिडी के हिसाब से गवर्नमेंट से 20 करोड़ मिल गया February 22 में। The company wants to recognize the said subsidy as its income to improve the bottom line of the company। Bottom line होता है प्रॉफिट, टॉप लाइन होता है सेल्स, बॉटम लाइन होता है प्रॉफिट। वो कह रहा है कंपनी इसको इनकम मानना चाहती है, नहीं मान सकती। दिस इज ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मैंने कहा क्लास में भी बताया था कि जैसे ही बैकवर्ड एरिया वर्ड दिखे तो ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड एज पर AS 12 सच ग्रांट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। सो कंपनी इसको इनकम मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना चाह रही है। क्या कंपनी की इंटेंशन सही है? नहीं, कंपनी की इंटेंशन गलत है। क्लियर है। सो डू यू अप्रूव द एक्शन ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नो। सो लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। सो क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के किए भी हुए हैं। सो दिस इज ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बी पार्ट देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। मदर मार्ट लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 13। तो रीक्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन अच्छे से किए हुए हैं क्लास में, ये वही है। डिसाइड द ट्रीटमेंट टू बी गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
assuming that the market value has been determined in an arm's length transaction between knowledgeable willing buyer and seller। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब होता है वो फेयर वैल्यू है। मार्केट वैल्यू जो निकाली गई वो फेयर वैल्यू है, हमारे लिए ये फालतू बात है। हमारे लिए करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, है ना। अगर आप परमानेंट करंट इन्वेस्टमेंट में हैं और परमानेंट में जा रहे हैं तो हम कहते हैं पहले करंट की वैल्यूएशन कर लो, और करंट की वैल्यू होती है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर, वो परमानेंट को चिपका दो। और अगर आप परमानेंट से करंट में जा रहे हैं तो परमानेंट की वैल्यूएशन कर लो। परमानेंट की वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। आइए जी, सो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। A portion of current investments purchased for 25 lakh to be reclassified as cost long term investment। तो यहाँ आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख में खरीदी है, इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म की वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्योंकि वैल्यू किसकी करनी है? करंट की ही करनी है। ये मार्केट प्राइस किस दिन का लेना होता है? ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाले दिन का ही हमें मार्केट प्राइस चाहिए होता है। एज द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिटेन देम, द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वॉज 30 lakh। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज सेम एज द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बच्चे ध्यान से, उसने दी हुई है मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या हमें ये चाहिए होती है? नहीं, हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो भी वर्ड यूज करे, सीए इंटर के लिए वो सेम है। हमें चाहिए होती है फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। वो कह रहा है वो सेम है। इधर देखो, द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज सेम एज मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो कॉस्ट है 25 लाख, मार्केट प्राइस है 30 लाख, विच एवरेज लोअर 25 लाख, तो वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बी 25 लाख। क्लियर है? तो जहां से स्टार्टिंग किया है, हम क्लास में बोलते होते हैं उसी की वैल्यूएशन कर लीजिए। हमने इसका लॉजिक भी दिया था कि ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग घपला ना कर जाए कि वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई। मान लो आपने करंट इन्वेस्टमेंट सोचा है ना, वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई, आपने कहा ना जी ना, ये तो करंट नहीं थी, ये तो परमानेंट थी, क्योंकि परमानेंट को तो कॉस्ट पे लिखते हैं, तो आप लॉस बुक नहीं करना चाहते। वो कह रहा है चाहे तुम करंट से परमानेंट पे जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉस तुझे बुक करना पड़ेगा, बिकॉज तुझे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी करंट की, वही वैल्यू चिपकाई जाएगी किसको? परमानेंट को। अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड फॉर 20 lakh हैज टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लो जी, फिर से करंट इन्वेस्टमेंट है 20 लाख की, परमानेंट इन्वेस्टमेंट बनाना है, फिर से वही वैल्यू होएगी कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 12.5। अब यही माननी पड़ेगी, डेट ऑफ बैलेंस शीट वाली दी हुई है, हालांकि हमें डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली चाहिए, पर क्योंकि और कोई दी नहीं हुई तो हमें 12.5 ही लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट 20 लाख, मार्केट प्राइस 12.5, तो विच एवरेज लोअर 12.5। तो इस बार आंसर क्या है? 12.5। और 20 माइनस 12.5 7.5 लाख कहां जाएगा? पी एंड एल में। ये आ गया वो एग्जांपल जो मैं दे रहा था कि वैल्यू गिर गई, आपने कहा जी मैं तो नहीं बेचूंगा क्योंकि रेट बहुत नीचे आ गया, तब भी AS 13 कहता है कि तुझे 7.5 लाख का लॉस बुक करना पड़ेगा। चाहे तू परमानेंट में शिफ्ट होना चाहता है, तब भी तुझे 7.5 लाख का लॉस जो है वो बुक करना पड़ेगा। क्लियर है? हालांकि ये ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट की फेयर वैल्यू दी हुई है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, क्योंकि और कोई वैल्यू दी नहीं हुई। अगर दो दी होती, बैलेंस शीट वाली ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली, तो फिर हम ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन वाली ही लेते, फिर हम बैलेंस शीट डेट वाली ना लेते। वन पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स no longer considered for holding purpose to be reclassified as current investment। अब वो कह रहा है कि पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अब उसको करंट इन्वेस्टमेंट्स में लेके जाना है।
द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दीज वॉज 15 लाख, इसकी कॉस्ट है 15 लाख, बट हैड बीन रिटर्न आउट टू 11 लाख टू रिकॉग्नाइज द परमानेंट डिक्लाइन, उसने प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन बनाया होगा, तो इसको बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट है 11 लाख। तो वैल्यूएशन किसकी करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, और लोअर कितना है 11 लाख, तो वैल्यू ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी 11 लाख। क्लियर है? सो ये सिंपल क्वेश्चन है, बुक में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन नया नहीं था, ऑलमोस्ट AS 10 वाला भी किया हुआ था। मैंने बोला है आरटीपी में कुछ भी नया नहीं आया। हाँ, इस क्वेश्चन में उन्होंने एक अच्छी चीज करी है, ये भी क्वेश्चन हमारी बुक में था, मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन कराता था AS 16 का, तो मैं कहता हूं मैं करा तो रहा हूं पर भारी मन से करा रहा हूं कि सवाल में छुपाई गई हैं कुछ चीजें जिससे आंसर क्लैरिटी से दिया नहीं जा सकता, उन चीजों को सुधार दिया गया है। हमने AS 16 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अच्छा, AS 16 कहता क्या है कि अगर बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, देन सच कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर गेटिंग रेडी टू यूज, और ज्यादातर हम बोलते होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए ही ये AS बना हुआ है, और कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। परचेज पे भी होती है, अगर आपका जो इंस्टॉलेशन है उस पर आपको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो नाउ फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर एसेट पार्ट्स में कंस्ट्रक्ट होता है, इफ एसेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट्स, देन दैट पार्ट विच इज रेडी टू यूज, बोरोइंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड फॉर दैट पार्ट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड फॉर रेडी टू यूज। तो अगर आप 3 पार्ट्स में एसेट बना रहे हो, एक पार्ट रेडी टू यूज हो गया, जैसे मैंने मॉल का एग्जांपल दिया था कि मॉल के 4 फ्लोर हैं, 4th फ्लोर में थिएटर खोल के, मल्टीप्लेक्स खोल के हमने इसको रेडी टू यूज कर दिया, तो उतने पोर्शन का फिर बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज नहीं करा सकते। सो इफ एसेट इज कंस्ट्रक्टेड इन पार्ट्स, देन द पार्ट विच इज रेडी टू यूज, बोरोइंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। ये हमने बातें पढ़ी हुई हैं, उसी के ऊपर ये सवाल है। Harish Construction Company is constructing a huge building project consisting of 4 phases. It is expected that the full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they are completed. तो पूरी बिल्डिंग बनाने में तो कह रहा है बहुत समय लगेगा, पर फेज 1 और फेज 2 हम स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ये कंप्लीट हो जाए। Following is the detail of work done on different phases of the building during the current year. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Cash expenditure, building purchase, तो आपको तो total expenditure ही चाहिए होता है, याद है ना? Amount to be capitalized का फॉर्मूला क्या होता है? Expenditure incurred multiplied by capitalization rate. Total expenditure of all phases है 221 lakh. लोन टेकन एट 15% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखो इस बार ये भी क्लैरिटी दे दी गई, जो हमने क्लास में क्वेश्चन कराया था वहां क्लैरिटी नहीं थी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है क्या है। 200 लाख का लोन लिया, मन में सवाल आएगा 200 लाख का लोन लिया तो 221 लाख खर्चा कैसे कर दिया? हाँ, तो वो खर्चा जेब से भी तो कर सकता है। अब हमें नहीं पता 200 लाख में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कितना, हाँ तो प्रपोर्शनेट कर देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है। अब यहां देखो क्लैरिटी दे दी गई, ड्यूरिंग मिड ऑफ द करंट ईयर फेज 1 एंड फेज 2 हैव बिकम ऑपरेशनल। इस साल के मध्य में जाके फेज 1 और फेज 2 रेडी टू यूज हो गए। फाइंड आउट द टोटल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी एक्सपेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर्स। सो बच्चे फेज 3 और फेज 4 का तो सारा ही कैपिटलाइज होगा, बिकॉज वो तो अभी रेडी टू यूज हुए नहीं है। फेज 1 और फेज 2 का 50% कैपिटलाइज होगा और 50% P&L में जाएगा, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में जाके वो रेडी टू यूज हो गए, तो पहले 6 महीने के जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होगी। अब हमने क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वहां ये मिड ऑफ द ईयर नहीं था। मैं दिखाऊं आपको बुक एक बार, जस्ट बताना चाहता हूं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट में सुधार हो रहा है और कैसे अब चीजें बदल रही हैं। इधर देखो,
कि क्वेश्चंस को ठीक किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा साइन है कि इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर। इधर देखो ज़रा। सो इसका मतलब कोई बैठा है जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, पहले नहीं दिया जाता था। तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब देखो यहाँ, देखो क्या लिखा है। पहली बात तो सिर्फ लोन टेकन लिखा है, कब लोन लिया बताया नहीं, तुमने मान के चले पहले दिन लिया। फिर ड्यूरिंग करंट ईयर लिखा था, फेज 1 एंड फेज 2 हैव बिकम ऑपरेशनल। तो ड्यूरिंग करंट ईयर का मतलब ही नहीं पता था, तो हमने साल के शुरू में ही मान लिया था, क्योंकि हमारी एजम्पशन होती है पूरे अकाउंट्स में, जहां डेट ना गिवन हो बिगिनिंग मान लो। अब उसने लिख दिया है कि मिड ऑफ द ईयर में प्लांट 1 और प्लांट 2 ऑपरेशनल हुए हैं। अब इसका मतलब पहले 6 महीने की बोरिंग कॉस्ट प्लांट 1 और 2 की भी कैपिटलाइज होगी और बाकी 6 महीने की P&L में जाएगी। सो क्वेश्चन सेम है देखो, बट सुधार दिया गया। सो जो क्लास में हमें दिक्कत आती थी इस क्वेश्चन को करने में, उसको सुधार हो गया है। बहुत बढ़िया हो गया है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्योंकि क्वेश्चन को सुधारा गया है तो हमें सॉल्यूशन को भी सुधारना चाहिए, है ना। इधर देखो। सो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 200 लाख का 15%। सो रुपीज इन लैक्स में कर रहे हैं। सो ये आता है 30 लाख, है ना। तो काम करते हैं, रुपीज इन लैक्स में नहीं करते क्योंकि पॉइंट्स आएंगे, हम टोटल में करते हैं। 30 लाख। कॉस्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 सिंपल है जी, टोटल ब्याज को खर्चे की रेशो में बांट देते हैं, जैसे हम शॉर्टकट तरीके से आंसर करते हैं क्लास में। कॉस्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, सो 34 प्लस 64, 98 लाख। कॉस्ट ऑफ फेज 3 एंड फेज 4, 55 प्लस 68, 123 लाख। सो 30 लाख को रेशो में बांट देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन यूज्ड फॉर फेज 1 एंड फेज 2, सो टोटल ब्याज 30 लाख का है, इनटू फेज 1 पे खर्चा हुआ है 98 लाख। ऐसे हम करते होते हैं ना क्लास में, खर्चे की रेशो में बांट दीजिए, प्लस 98 लाख प्लस 123 लाख, सो टोटल 221 लाख है। सो 30 लाख इंटू 98 डिवाइड बाई 221, 1330317। अब इसमें से आधा कैपिटलाइज होगा, आधा P&L में जाएगा। सिंस, अच्छा ऊपर आप रेलेवेंट प्रोविजन दे सकते थे, क्वालिफाइंग एसेट वगैरह, वो आपको पता है ना एएस का आंसर कैसे देना होता है। मैं इस बार वो नाम नंबर और रेलेवेंट प्रोविजन नहीं दिया, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं। सिंस फेज 1 एंड फेज 2 have become operational at middle of the year, so half of borrowing cost of phase 1 and phase 2 shall be capitalized and remaining borrowing cost shall be transferred to
profit and loss account. So amount to be capitalized on phase 1 and phase 2. अब इसमें से भी अगर अलग अलग करना हो तो आप खर्चे की रेशो में बांट सकते हैं, पर वो अलग अलग करने की जरूरत आपको नहीं है. इंटू 6/12 665,158 665,1.58. अगर एग्जैक्ट करना है तो 0.5 कर लो. ट्रांसफर टू P&L वो भी इतना ही आएगा. 665,158.50. फेज 3 एंड फेज 4 तो सारा ही कैपिटलाइज होगा. इंटरेस्ट ऑन फेज 3 एंड फेज 4. सो सीधा ही कर देते हैं. टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है 30 लाख माइनस फेज 1 और 2 का कितना है 1,330,317. तो फेज 3 एंड 4 का कितना 1,669,683. सो ये तो सीधा ही P&L में जाएगा. सिंस phase 3 and 4 are not yet ready to use, hence borrowing cost of rupees shall be capitalized along with work in progress. क्योंकि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है ना. WIP अलग अलग भी बता सकते हैं. इनको फर्दर 3 और 4 की खर्चे की रेशो में बांट दीजिए, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो हमने क्लास में भी नहीं किया था. सो ये थोड़ा सा सोल्यूशन सुधारा गया, क्योंकि क्वेश्चन सुधारा गया तो हमने सोल्यूशन भी सुधार दिया. क्लियर हो गया. जो क्लास में हमने किया था वहां फेज 1 और फेज 2 सारे P&L में गया था, क्योंकि हमने मान लिया था कि बिगिनिंग में ही वो ऑपरेशनल हो गए, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था. अब मिडल लिखा है. ठीक है, लिखिए इसको जल्दी. पॉज करिए, ऊपर करेंगे. पॉज करिए. चलिए. सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. मैं फिर कह रहा हूं, मान लो इसको फर्दर फेज 3 और फेज 4 में बांटना हो, क्योंकि कैपिटलाइज तो अलग अलग ही होगा ना, तो ये इनकी रेशो में बटेगा. रेशो इनके खर्चे की क्या है 55:68 की रेशो में. पर ऐसा करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की जरूरत तब पड़ती है अगर उसने कॉस्ट ऑफ 4 फेजेस मुझसे मांगा होता कि चारों फेजेस की अलग अलग कॉस्ट बताओ, तो फिर कॉस्ट में ये ब्याज कैपिटलाइज करके मुझे दिखाना पड़ता. पर यहां कहीं भी मुझे चारों फेजेस की कॉस्ट कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया है. ठीक है ना. तो फेज 3 और फेज 4 की कोई कॉस्ट अलग अलग करने की जरूरत आपको नहीं है. करनी पड़ेगी तो आप खर्चे की रेशो में बांट के कर सकते हैं. क्लियर है. सो दैट्स इट जी. ये हमारे RTP के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूरे हो गए. चलिए जी. सो अब बच्चे हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. अब आराम से सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चंस. वैसे तो बुक के हैं, पर फिर रिवीजन किस चीज की अगर हम सॉल्व ना करें तो. ठीक है ना. तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अरे ये तो किताब खुल गई. आइए जी. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सम हो गए सारे जी. अच्छा, एक और बात, क्या नवंबर 22 के लिए कोई नई अमेंडमेंट आई है? जी नहीं, किसी तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं है. जो भी हमारे कोर्स में है सब लेटेस्ट है. सर ये लिखी हुई है अमेंडमेंट, देखो कि नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज की एप्लीकेबिलिटी
बच्चे ये जो हमने आपको शुरू में कराया था ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने ऑलरेडी आपको नया ही कराया हुआ है कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में पहले 3 फेज होते थे, अब आपके 4 फेजेस हमने कराए हुए हैं ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। और शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट भी हमने आपको करा दी हुई है। तो जो भी शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट्स थे वो सारे हमने आपको करा दिए हुए थे। फिर कह रहा हूँ नहीं देखे तो यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3। सो ये सारे पिछली बार के ही अमेंडमेंट्स हैं। ये अमेंडमेंट्स मई 22 के लिए भी एप्लीकेबल थे। क्लियर है? ये भी मई 22 के लिए भी एप्लीकेबल था। सो जो मई 22 के लिए ही एप्लीकेबल था वो तो हमारे कोर्सेज का ही पार्ट हो गया ना, तो इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो किसी तरह की कोई भी अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आइए जी। सो पहला कंपनी फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बुक का ही सवाल है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ओलिवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, जनरल चार्जेस, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स करंट और नॉन करंट, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एट बैंक। फिर क्रेडिट साइड में सेल्स है, इंटरेस्ट है, P&L का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है, सिक्योर्ड लोन है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिक्स डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ट्रेड पेबल। सो कोई खास पॉइंट नहीं है सवाल में। फ्रॉम द अबव बैलेंसेज एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सिंपल पीएल और बैलेंस शीट बना के दिखाने हैं। इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022, रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सैलरीज में आउटस्टैंडिंग है, ये याद रखना पड़ता है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज 300 है, ये था ना इंटरेस्ट, वो कह रहा है एक अक्रूड इंटरेस्ट भी है, अदर करंट एसेट्स में आएगा आपका ये अक्रूड इंटरेस्ट, है ना। आगे जनरल चार्जेस प्रीपेड हैं 2490 के। सो प्रीपेड के जनरल चार्जेस आप इसको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत हेड वगैरह याद है ना। आगे डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, फर्नीचर पे और मोटर व्हीकल पे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है जी 1000, तो इसी में अमेंडमेंट थी हमारी शेड्यूल 3 की। पहले इसको अदर करंट लाइबिलिटी दिखाते थे, अब इसको कहां दिखाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। द टैक्सेशन प्रोविजन ऑफ 40% ऑन नेट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड। सो जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर 40% का प्रोविजन फॉर टैक्स है। सो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करते होते हैं हम ये सवाल, याद है आपको? पहले हम पूरे फॉर्मेट बनाते हैं और फिर हम अपना नोट्स शेड्यूल बनाते हैं नोट्स के, और फिर क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। सो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ओ लिमिटेड। अब एज ऑन 31 मार्च 2022 ये पेपर में लिख दीजिएगा। तो एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि हम ये क्वेश्चंस कैसे करते थे। सबके हम नोट्स बना देंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ताकि हमें करने में दिक्कत ना आए क्वेश्चन। चलिए जी। सो पर्टिकुलर्स, नोट्स, तो बुक का ही क्वेश्चन है, मैं बार बार बुक पे जाके दिखाना नहीं चाहता हूँ, आप देख सकते हैं बुक से। नोट्स एंड अमाउंट। चलिए जी, तो सबसे पहले आता है नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, इसका बनाएंगे नोट नंबर 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका बनाएंगे हम नोट नंबर 2। पहले पूरा फॉर्मेट बना देंगे ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोई है नहीं।
फिर शुरू होते हैं आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक ही चीज आपके लिए रेलिवेंट होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसके अलावा जो आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं या अदर लॉन्ग टर्म होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वो आते ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 3। थर्ड में करंट लाइबिलिटीज। इसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें काम की होती हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और अदर करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। सीरियल ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, जो क्लास में कराया हुआ है वही करना है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नोट नंबर 4। देन ट्रेड पेबल, नोट नंबर 5। देन अदर करंट लाइबिलिटीज और लास्ट में आते हैं आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब कुछ है इस क्वेश्चन में, सब कुछ दिखेगा आपको। वैसे अगर आपको याद है क्या नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने नॉन करंट लाइबिलिटीज में बाकी स्किप कर दिया। सो यहां आपका लग जाएगा टोटल नंबर 4। अब आपके आएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले पीपीई, इसका बनेगा नोट नंबर 8। और एक इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। पीपीई वाले में भी हमने अमेंडमेंट देखा था छोटा सा, जो इन्होंने गलती करी हुई थी, अब सुधार दिया गया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी मुझे दो नजर आई थी ना, करंट और नॉन करंट। नंबर 5 करंट एसेट्स। तो सबसे पहले इसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। नोट नंबर 10, हर एक का नोट बनाएंगे, हर एक का। देन इन्वेंट्री, नोट नंबर 11 ट्रेड रिसीवेबल, नोट नंबर 12। सर इतने सारे नोट्स हम बनाने ही पड़ेंगे बच्चे, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में डिस्क्लोजर के ही तो नंबर हैं। कैश एंड कैश इक्वल, उतने आइटम नहीं होने जितने हमने नोट बना देने हैं। कैश एंड कैश इक्वल एंड नोट, इस सवाल में ना सारे ही आइटम है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, होप सो आपको फॉर्मेट याद है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, इसमें सब तरह के आइटम्स मुझे दिखे हैं, इसलिए हमें इतने सारे बनाने पड़े। वैसे इतने बनाने नहीं पड़ते होते, पर इसमें ना सब तरह के आइटम्स हैं। सो जब मैं करूंगा क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएंगे। लो जी, अब बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसके भी नोट्स बनेंगे। ये बच्चे बेस्ट तरीका होता है ये क्वेश्चन करने का, नहीं तो आप एक बार में इस सवाल को खत्म नहीं कर पाओगे। कर भी लिया तो बैलेंस शीट मैच नहीं करा पाओगे। सो एक ही बार में ये क्वेश्चन कैसे खत्म किया जाता है, ये उसका उदाहरण आपके सामने है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। नोट्स, अमाउंट। तो सबसे पहले आएंगे आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नोट नंबर देख लीजिए इसका कौन सा होगा, 16, बहुत सारे नोट्स हैं। देन अदर इनकम। कई बच्चे पूछते हैं सर अगर एक ही आइटम है तो नोट बनाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, पर उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा किसकी एक ही आइटम है, किसकी एक से ज्यादा। बोझ क्यों लेते हो, 2 मिनट लग जाएंगे ना नोट बनाने में। मान लो ट्रेड रिसीवेबल एक ही आइटम है, तो सर उसका नोट क्या करना है, हम यहीं पे लिख देंगे ना सीधा, ट्रेड रिसीवेबल इतने। बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकते हैं, पर मैं हमें टेंशन लेता फिर कौन सी एक आइटम है, कौन सी एक से ज्यादा। बना दो सारे, अगला खुश होकर नंबर देगा आपको, और दिमाग पे बोझ भी नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन खत्म भी तो करना है। आगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
अब इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम यहीं पे लिख, चलो इसका तो बनाना ही पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये सब दिया हुआ है। परचेज ऑफ इन्वेंट्री नहीं था, सीधा चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब इसके नोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हम सीधा लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉय कॉस्ट, नोट नंबर 19, फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 20, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। 21 नोट्स बनने वाले हैं, 22 भी बनेगा। अदर एक्सपेंसेस बनाने ही पड़ेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे आइटम्स हैं। सो ये होगा आपका टोटल भी। अब इसके आगे बाद में बनाएंगे ना, इसके आगे तो कोई नोट नहीं होता ना। चलिए जी, अब नोट्स बनाने शुरू करते हैं। बस इसका ढांचा बनाने में टाइम लगना है बच्चे, अदरवाइज मैं गारंटी देता हूं आप एक बार में ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। अगर ऐसे करोगे तो आप एक बार में ये सवाल कर पाओगे। सो नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। वैसे तो शेयर कैपिटल बड़ा बनाते हैं, पर इस सवाल में बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल में कोई ज्यादा आइटम्स है नहीं। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये थोड़ा बड़ा रख देते हैं, इसमें 2-3 आइटम्स होते हैं। हालांकि इस बार भी इसमें भी इतने आइटम्स नहीं है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो नंबर ऊपर दिए हैं वही नंबर नीचे देने हैं, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग छोटे छोटे ही बनेंगे, बिकॉज ज़्यादा आइटम्स है नहीं। नंबर 4, अब मैं एक बार देख लूँ किसको क्या क्या नंबर दिए हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग छोटे छोटे एक एक लाइन के ही बनाने हैं बस। ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए जी, उसके बाद 7 हो गए। पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स। पीपीई का बहुत बड़ा बनाना, बिकॉज बड़े सारे एसेट्स हैं। पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसका तो छोटा सा ही बनाओ। करंट इन्वेस्टमेंट्स, सर पेपर में तो बहुत टाइम लगेगा, तो बच्चे नंबर भी 20 मिलने वाले हैं इसके, ये भी तो देखो ना। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्वलेंट। नंबर 11, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्वलेंट। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। लो जी, ये बन गए आपके बैलेंस शीट के नोट्स। अब पी एंड एल के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि मैं सारे नोट्स ही भरने वाला हूं, नोट्स भर के टोटल लगा के मैं पी एंड एल बना दूंगा। अदर इनकम, आगे
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन हमेशा बड़ा बनाना है बिकॉज डेप्रिसिएशन 4 एसेट्स की है, और अदर एक्सपेंसेस थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। लो जी, सो तकरीबन 15 मिनट लग गए हमें ढांचा बनाने में, और 15 मिनट लगेंगे हमें क्वेश्चन करने में, और 30 मिनट बिल्कुल जेन्युइन है सवाल करने के लिए। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए जी, हो जाइए जी शुरू। सबसे पहले इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की और फिनिश्ड गुड्स की, तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे निकालते जाएंगे, है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 30,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ये चेंज इन इन्वेंट्री में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोज, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जो जो चीज़ आ रही सिर्फ वही लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक है जी 46,500, बाद में क्लोजिंग आएगा देखेंगे। आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस 12,60,000। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इसका एक आउटस्टैंडिंग भी था, ध्यान रखना। इनर कॉलम में लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग था ना, दो चीज़ों का था, मैन्युफैक्चरिंग का और सैलरीज का, और जनरल चार्जेस प्रीपेड है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनर कॉलम में, 2,70,000। सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी इनर कॉलम में आएगा क्योंकि ये भी आउटस्टैंडिंग है। सर साथ में क्यों नहीं लिख देते? लिख दूंगा, साथ में भी लिख सकते हो, पर फिर क्या हो गया, ऐसे ही करते हैं। जनरल चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, इसमें प्रीपेड है तो ये भी इनर कॉलम में ही आएंगे आपके, 16,500। बिल्डिंग, प्लांट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये बच्चे डेप्रिसिएशन लगेगी, सो इनको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करंट हैं 4,500 की, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब जैसे ये है, इसका नोट ना भी बनाते चल जाता क्योंकि सीधा करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड है, तो मैं सीधा बैलेंस शीट में भी लिख सकता था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जी 7,500, अब इसका भी नोट ना बनाते चल जाता, पर मैं हमें टेंशन लूँ किसका बनाना है, पता है ये सोचने में ज़्यादा समय लग जाएगा किसका बनाना है किसका नहीं बनाना, रादर वो बन जल्दी जाएंगे, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। 7,500। ट्रेड रिसीवेबल 238,500, जैसे आप देखो इसका भी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम क्यों टेंशन लें, हमारा बनाने में क्या जा रहा है, ज़्यादा ही बना रहे हैं, कम थोड़ा बना रहे हैं। कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्वलेंट, तो मेरी सलाह होती है वहाँ सोचने का टाइम नहीं होता, सो आप जल्दी से हाथ चलाइए और सारे नोट्स बना दीजिए ताकि हमारा सवाल जल्दी हो जाए। सेल 17,10,000, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स 17,10,000। इंटरेस्ट इनकम है तो अदर इनकम इनर कॉलम में लिखना क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट भी है, 3,900। P&L का ओपनिंग बैलेंस 21,000, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस, इसमें करंट ईयर का पैट जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल है 3,15,000, अब इसके भी नोट की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज शेयर कैपिटल का और कुछ दिया ही नहीं हुआ, पर हम क्यों सोचें, ज़रूरत है कि नहीं, बना दो। सिक्योर्ड लोन में शॉर्ट टर्म है 4,500, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड बताना ज़रूरी होता है, ये डिस्क्लोजर है। लॉन्ग टर्म लोन है 21,000, सिक्योर्ड लोन, नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है शेड्यूल 3 में कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नेचर ऑफ द बोरोइंग इज टू बी डिस्क्लोज्ड, तो सिक्योर्ड लोन है 21,000। फिक्स्ड डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड, ये भी यहीं पे ही आएगा,
फिक्स्ड डिपॉजिट्स ब्रैकेट में लिख देंगे अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म 1500, फिक्स्ड डिपॉजिट्स अनसिक्योर्ड, लॉन्ग टर्म वाला कितना है 3300। बस बच्चे इसमें डिस्क्लोजर के ही नंबर हैं, मैं क्लास में भी हमेशा बोलता हूं। ट्रेड पेबल, अब इसके भी नोट की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ तो आपको दिया होता है, आपको सिर्फ ढंग से डिस्क्लोजर करना है। इस क्वेश्चन में नंबर ही डिस्क्लोजर के हैं 327। अब नीचे आ जाइए, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 25,800, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,800। सो ये निकाल लें ज़रा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 30,000 प्लस 12,60,000 माइनस 25,800, 1264,200। आगे आउटस्टैंड, अच्छा इन्वेंट्री का है 60,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे, 13,500 नेगेटिव। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 67,500 के आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग 67,500 के 2,70,000 प्लस 67,500। अब इसका तो बच्चे सेकंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा ना। अच्छा इन्वेंट्री का भी तो सेकंड इफेक्ट आएगा ना, जो एडजस्टमेंट्स हैं उसका तो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। तो पहले मैं इन्वेंट्री लिख दूं, इन्वेंट्री का बनाया हमने, हाँ ये बनाया ना, रॉ मटेरियल 25,800, फिनिश्ड गुड्स 60,000। अब आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी, मान के चल रहा हूं आपको ये सब याद है। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के जब तक दो इफेक्ट नहीं दोगे बैलेंस शीट कैसे टैली करेगी। सैलरीज एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग 4500 है, वो भी यही लिख रहा हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4500, तो ये सैलरीज में भी ऐड कर दें एम्प्लॉय कॉस्ट में, प्लस आउटस्टैंडिंग 4500, सो 44,700। अक्रूड इंटरेस्ट है 300 का, तो अदर इनकम में ऐड करना पड़ेगा। और ये आपका एसेट है, और ये आपका अदर करंट एसेट होगा, है ना। अदर करंट एसेट में अक्रूड इंटरेस्ट 300। देखा, एक एक आइटम है इस सवाल में, यही चक्कर है इसमें। जनरल चार्जेस प्रीपेड है 2490 के, तो ये अदर एक्सपेंसेस में आएगा आपका। प्रीपेड को माइनस करते हैं हम 2490 के, तो 16,500 माइनस 2490 14010। और प्रीपेड जनरल चार्जेस है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड जनरल चार्जेस 2490। आइए जी अब डेप्रिसिएशन लगा दें जरा। सो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे है 2%। सो देखो जरा बिल्डिंग कितने की है ऊपर, 1,01,000 का 2%, 2020। आगे मशीनरी पे है 10%। मशीनरी देखो कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी 70,400, 70,400 का 10% 7040। फर्नीचर पे भी 10%, फर्नीचर है 10,200 का, 10,200 का 10% 1020। और मोटर व्हीकल पे है डेप्रिसिएशन का रेट 20%,
तो 40,800 का 20%, 8160। लो जी, अब पीपी का शेड्यूल फिनिश कर दें, डेप्रिसिएशन क्योंकि उसमें से माइनस होनी थी। तो सबसे पहले बिल्डिंग दी हुई है 1,01,000, डिस्क्लोजर प्रॉपर देंगे माइनस डेप्रिसिएशन करके। सो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2020। 1,01,000 माइनस 2020, 98,980। आगे प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट कितनी है? 70,400 माइनस डेप्रिसिएशन 7040, 63360। फर्नीचर 10,200 माइनस डेप्रिसिएशन 1020, 9180। और मोटर व्हीकल 40,800 माइनस डेप्रिसिएशन, आई थिंक 8160। यस। सो 40,800 माइनस, पूरा क्वेश्चन बच्चे करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए पेपर में कैसे करना है। हालांकि क्लास में बहुत किए हुए हैं, नई बात नहीं है। चलिए आगे। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन थी जी 1,000, तो ये गड़बड़ हो गई हमसे। ये जो लॉन्ग टर्म लोन का सिक्योर्ड लोन है 21,000, इसमें से 1,000 शॉर्ट टर्म बोरिंग है, तो ये आएगा आपका 20,000, है ना। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पहले इसको अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाते थे, यही अमेंडमेंट थी, क्योंकि टोटल लोन में से 1,000 है ना, समझो इस बात को, और 40% टैक्स लगाना है। लो जी, हो गया। चलिए पहले हम P&L को कंप्लीट कर लेते हैं। सो टोटल लगा लें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,10,000, अदर इनकम 4,200, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट कोई है नहीं, हमें शेड्यूल बनाया है ही नहीं। डेप्रिसिएशन का टोटल लगा लो, मुझे लगा था होनी चाहिए। सर अगर हम ना बनाते, हमें पता लग जाता कि नहीं है, हाँ ना बनाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। 18240, 351,510। चलिए जी। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,10,000, P&L कंप्लीट कर रहे हैं जी। अदर इनकम 4,200, $1,714,200, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,264,200, 1,264,200, एम्प्लॉय कॉस्ट 44,700 और 18,240, 18,240, फाइनेंस कॉस्ट है नहीं। अदर एक्सपेंसेस 351,510, 351,510, टोटल भी 1,264 माइनस 13,500 प्लस 44,700 प्लस 18,240, 351,510, 1,665,150। सो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी 1,714,200, 49,050, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स 40% बनाना है, ये भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। 19,620, तो ये आपका पैट आ गया 29,430।
सो 29430 पहले तो यहाँ ऐड करेंगे करंट ईयर पैड को, और कोई रिजर्व तो है नहीं, 50430। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स। सो इस तरीके से एक एक काम सही करेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन सही होगा। 19620। चलिए जी टोटल लगा दें। सो ये तो 3,15,000 ही है। बस हो गया जी सवाल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 23,300, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4500 प्लस 1500 प्लस 1000 7,000, ट्रेड पेबल 3,27,000, PPE 98,980, 6,3360, 9180, 32640, 204,160, 72,000, 7,500, current investments 4,500, inventory 85,800, 238,500, 2490, 271,100 और 300। चलिए जी तो सबसे पहले शेयर कैपिटल 3,15,000, रिजर्व 50430, 3,15,000 50430। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 23,300 और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 7,000। 23,300 एक एक डिस्क्लोजर सही होना चाहिए। 7,000 ट्रेड पेबल 327 और 72,000 और 19,620। 3,27,000 72,000 19,620। तो यहाँ टोटल लगाएं पहले लाइबिलिटी साइड का। $814,350, PPE 204,160, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 7,500, करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,500, इन्वेंट्री 85,800, 238,500, कैश एंड कैश इक्वलेंट 271,100, 2,490 और 300। लो जी सो पूरा आधा घंटा लगेगा जी आपको पेपर में ये क्वेश्चन करने में, और आधा घंटा 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल वाजिब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 817 है, ये क्या हुआ, टोटल क्यों नहीं टैली हुआ। 204,160 प्लस 7,500 प्लस 4,500 प्लस 85,800 प्लस 238,500, 271,100 प्लस 2490 प्लस 300। हो गया जी 814, वो मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, 350। क्लियर है। सो ये बड़ा सा क्वेश्चन हम सिर्फ इसलिए कराते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ पेपर में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। मुश्किल कुछ नहीं होता बच्चे, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ हम इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो पूरा आधा घंटा लगेगा पेपर में, और 20 मार्क्स के लिए आधा घंटा कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब नोट करना चाहते हैं तो कर ले, मैं दिखा देता हूं एक बार, वैसे तो आरटीपी में किया ही होता है। सो मैं क्लास में लाइव सिर्फ इसलिए करके दिखाता हूं कि पेपर में आधे घंटे में ये क्वेश्चन सॉल्व आखिर करना कैसे है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए पॉज करिए, ऊपर करेंगे।
पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, आप बस पॉज करके लिखते रहिए, पॉज करिए। मेरा काम होता है कि एक बार मैं सारा दिखा दूं आपको, ताकि आप आराम से पॉज करके लिखें। पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, सो ये था जी हमारा कंपनी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है जी मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे। वही पुराना क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। पढ़िए जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं, और इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2022 वॉज ऑब्टेन्ड। शेयर कैपिटल हमें ऑथोराइज्ड नहीं चाहिए होता, इशूड चाहिए होता है। क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा निकालना क्या है मैं पहले दिखा दूं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5। तो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, यस। इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, यस। कैपिटल रिजर्व तो आता है, पर ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है ये नहीं आता। तो 2 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 175। बच्चे इसका कोई कारण है? तो वैसे तो लॉ बना हुआ है, मैं तो सिंपल बोल दूं, पर रीवैल्यूएशन रिजर्व बच्चे फालतू का रिजर्व होता है, क्योंकि ये मैनिपुलेशंस के काम आएगा। इसलिए लॉ कहता है कि आप रीवैल्यूएशन रिजर्व हटा दीजिए। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बिल्कुल आएगा जी, क्या दिक्कत है। डिबेंचर्स आएंगे, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आती हैं। कैपिटल निकाल लेना, डेट प्लस इक्विटी दोनों आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर, क्योंकि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो 60 लाख माइनस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉसेस भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। लो जी, हो गया काम। तो आपका आंसर क्या है, 14 लाख प्लस 1 करोड़ 17 लाख प्लस 25,000 प्लस 50,000। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड कर लीजिएगा। प्लस 70 माइनस 8 और माइनस 1350। तो क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट किया हुआ है ये वाला, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार यही पूछते हैं ये लोग, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। सो 1,82,50,000, और सॉरी 1,28,25,000। सो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट को माइनस किया। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती फिर हम इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे माइनस नहीं करते हैं। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बाद में करते हैं, पहले फोर्थ देखिए। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन। जनरल सा ही क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए होते हैं वैसा ही है। द प्रमोटर्स ऑफ शिवा लिमिटेड took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 2021. The company got incorporated on 1st August. तो अप्रैल में, जून, जुलाई, 4 महीने प्री के हो गए जी, ठीक है। The annual accounts were made up to 31 मार्च, तो 8 महीने पोस्ट के हो गए। Which revealed that the sales for the whole year total 24 लाख, आउट ऑफ विच सेल्स टिल 31 जुलाई 6 लाख। आपको और क्या चाहिए बताओ। प्री की सेल दी हुई है, पोस्ट की सेल दी हुई है, तो सेल्स रेशो निकालने में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी कांस्टेंट है, सो कोई फर्क नहीं है। द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31 मार्च वर एज फॉलोज। सैलरीज, रेंट, सन्ड्री, ऑफिस ट्रैवलर कमीशन, डिस्काउंट, बैड डेट, डायरेक्टर फीस, टैक्स ऑडिट फीस, डिप्रिसिएशन। कुछ कोई पॉइंट ही नहीं है इस सवाल में। Prepare a statement showing the calculation of profit for the pre-incorporation and post-incorporation period. तो आपको सिंपल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। सो आइए, तो इसमें पहला काम होता है कि हम सेल्स रेशो और टाइम रेशो निकाल लें।
सो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ratios. So sub point A, time ratio. So 1/4/2021, 31 मार्च 2022 और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1/8। तो प्री के 4 महीने, पोस्ट के 8 महीने। तो प्री के 4, पोस्ट के 8, तो टाइम रेशो क्या आ गई 1:2, है ना। बी, सेल्स रेशो। हालांकि इसमें तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हुए हैं, पर इसमें कुछ भी नहीं है। प्री की सेल बच्चे सीधी दी हुई है। कितनी है प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल 6 लाख। 31 जुलाई तक की सेल गिवन है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टोटल सेल कितनी है आपकी 24 लाख। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल कितनी हो गई 18 लाख। तो सिंपल है 1:3, है ना। तो वैसे तो ये XX करके निकालनी पड़ती है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। सो आइए स्टेटमेंट बना देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। सो पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री और पोस्ट। सो बेसिस में यही लिखना है कि टाइम रेशो लेनी है या सेल्स रेशो। सो ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो इस बार सीधा ही निकल आएगा ना। प्री का ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट किस बेस पे बढ़ता है सेल्स के बेसिस पे, पर यहाँ तो हम सीधा निकाल सकते हैं। प्री की सेल है 6 लाख और 6 लाख का 20% 1,20,000। और पोस्ट की सेल है कितनी 18 लाख। सो 18 लाख का 20% 3,60,000। सो यहाँ टोटल लगा देते हैं। टोटल है 1,20,000, 3,60,000। चलिए जी, सैलरीज। सैलरीज किस रेशो में बढ़ती हैं टाइम रेशो में। 75,000 इंटू 1/3, 25,000, 50,000। आगे रेंट भी किस रेशो में बढ़ता है टाइम रेशो में। 30,000 है तो 10,000, 20,000। ट्रैवलर्स कमीशन सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो क्या थी 1:3, तो 5,000, 15,000। इससे आसान क्वेश्चन दिया नहीं जा सकता, कोई पॉइंट ही नहीं है सवाल में। डिस्काउंट अलाउड भी किस रेशो में बटेगा सेल्स रेशो में। सो 4,000। और तो फिगर्स भी ऐसे दिए हैं कि आराम से ही बट जाते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी किस रेशो में बटेगा सेल्स रेशो में। 2,000 और 6,000। आगे डायरेक्टर फीस बच्चे सारी पोस्ट ही होती है, क्योंकि डायरेक्टर तो होते ही कंपनी के हैं। 30,000। टैक्स ऑडिट फीस। सो टैक्स ऑडिट तो दोनों का ही होता है, तो ये आपको सेल्स रेशो में बांटना पड़ेगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट लिखा होता तो फिर हम कंपनी का मानते हैं, है ना। तो 16,000 में 4,000 और 12,000। डेप्रीसिएशन टाइम रेशो में बटेगा।
5,000 और फिगर्स भी इतने मस्त दिए हैं कि सोचने की भी जरूरत, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है। और डिबेंचर इंटरेस्ट सारा ही क्या होता है, पोस्ट, क्योंकि डिबेंचर इशू ही कौन कर सकता है, कंपनी। 14,000। लो जी, सो ये आ गया आपका टोटल भी 25,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, 55,000। अब प्री का प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। $55 माइनस 120, 65,000। और पोस्ट का होता है सिंपल नेट प्रॉफिट। $1,69,000 माइनस 3,60,000, 191। ये तो कोई गड़बड़ हो गया, क्या टोटल गलत कर दिया। टोटल तो ठीक है। अच्छा, मैंने एक मिस कर दिया, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये जो थर्ड लाइन में दिए हुए हैं ना, ये वाले मैं लिखने ही भूल गया, 72,000, तो ये लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। सो ये भी टाइम रेशो में ही बटेंगे ना, 72,000। सो 72,000 इंटू 1/3, हाँ 24,000। और तो पहला भी आंसर गलत ही है। क्या फालतू सवाल है, ऊपर से हमने एक चीज मिस कर दी। 79,000, 41,000। $2,17,000 नेट प्रॉफिट, 3,60,000, 1,43,000। बस जी, इतना सा ही काम था। ठीक है ना, तो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता जी, कोई पॉइंट ही नहीं था क्वेश्चन में। लिखिए जल्दी, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। राइज लिमिटेड विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 7.5 लाख कंसिस्टिंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कॉल्ड अप कैपिटल है 7.5 रुपए पर शेयर। A bonus of 187,500 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up। तो हमने क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि दो तरह का बोनस होता है, एक बोनस कॉल और एक फुली पेड बोनस शेयर। ये बोनस कॉल है कि 7.5 रुपये पर शेयर पेड अप है, वो कह रहा है 187,500 का जनरल रिजर्व से अप्लाई करो और शेयर्स को फुली पेड कर दो। 75,000 शेयर्स हैं, 2.5 रुपये की कॉल है, चेक करो कितना आ रहा है, 75,000 इंटू 2.5, वही आ रहा है जी 187,500। तो ये पहला पॉइंट किसका हो गया, बोनस कॉल का। तो बोनस कॉल जनरल रिजर्व से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सब पॉइंट 1। सो पहले शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करनी पड़ती है इसमें। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 87,500 being फाइनल कॉल ड्यू। अब बोनस की एंट्री कर दें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल 87,500, नरेशन रहने दो, पेपर में लिख देना, और लास्ट में बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये हमने किया था, पर पता है बुक में इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि बोनस कॉल आता नहीं है, पर हमने कॉन्सेप्ट आपको बोनस कॉल का कराया था। बस जी, 3 ही एंट्रीज होती हैं इसकी। सेकंड पार्ट, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल ऑफ 75 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच had a general reserve of 13,50,000. It was resolved to capitalize 7.5 lakh out of general reserve by issuing 750 fully paid up bonus shares of 10 each. Each shareholder to get one such share for every 10 share held by him. तो 7.5 लाख को 75,000 बोनस शेयर इशू करने हैं जी, ऑफ ₹10 ईच। तो जनरल रिजर्व से फुली पेड बोनस शेयर इशू करने हैं, तो इससे इसकी तो 2 ही एंट्रीज होती हैं। तो सब पॉइंट 2 में पहली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स। ये क्या सवाल है? ये 7.5 लाख और बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस जी, हो गया। सो ये क्वेश्चन तो नया था और बहुत ही हल्के स्तर का सवाल था, कुछ भी नहीं था, लिख लीजिए। पर हाँ, इसमें थे दोनों, बोनस कॉल भी था और बोनस फुली पेड बोनस शेयर्स भी थे। लिखिए, चलते पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राइट शेयर्स के ऊपर भी इसमें तो वही आता है, वैल्यू ऑफ राइट निकाल दो, एक्स राइट वैल्यू निकाल दो, है ना। मीता लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सो वो राइट शेयर इशू करने जा रहे हैं। The company is offering 1 new share for every 2 shares held by the shareholders. So 1:2 की रेशो में राइट शेयर्स दिए जाएंगे। Current market value of share is 360 and company is offering 1 share at 180. तो 360 क्या है? कम राइट प्राइस, और राइट प्राइस क्या है? 180. Calculate the value of a right. What should be the x right value? तो पहले हमें निकालनी पड़ती है x right value। बहुत क्वेश्चन कराए हैं हमने इसके क्लास में। सो पहले निकालते हैं क्या? एक्स राइट वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट कितने चाहिए आपको? 2 शेयर्स, और एक शेयर का प्राइस कितना है राइट से पहले? 360। फिर एक राइट इशू करेंगे हम कितने का? 180 का, और आपके पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। तो एवरेज प्राइस होता है ये। सो ये आता है जी 300। और दूसरा आपसे क्या मांगा है? मैं मान के चल रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट याद है, मैंने पहले ही बोला था, वही बैठे जिसको कॉन्सेप्ट याद है। वैल्यू ऑफ अ राइट कैसे निकालते हैं? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। सो कम राइट प्राइस कितना है? 360, और एक्स राइट प्राइस कितना है? 300। तो वैल्यू ऑफ अ राइट कितना आ गया? 60। बस ये लिख लो। ये क्वेश्चंस हमने तो इसके आगे फिर कराए हुए हैं कि इसका वेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट चेक करते हैं, वेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो सारे काम हमने इसमें कराए हुए हैं। चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए प्लीज। एक सेकेंड। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि छोटा सा ही सवाल है। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ बच्चे, मैंने भी नहीं आरटीपी पढ़ा, सीधा आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। धीरज लिमिटेड हैड 5,000 10% redeemable preference shares of 100 each fully paid up. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. So premium पे redeem होंगे. It was decided by the company to issue the following: 40,000 equity shares of 10 each. क्या इसको सोर्स मान सकते हैं? यस मान सकते हैं। 2,000 डिबेंचर्स, क्या इसको सोर्स मान सकते हैं? नहीं, डिबेंचर सोर्स नहीं मानते। The issue was fully subscribed and all accounts were received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profit. तो आपको पता है आपको CRR बनाना होता है। कितना CRR बनेगा? फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड 5 लाख और फ्रेश इशू कर दिया 4 लाख, तो 1 लाख का आपको क्या बनाना पड़ेगा? CRR बनाना पड़ेगा। P&L से बनाएंगे, वो कह रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा है। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बच्चे सारे ही क्वेश्चन बहुत ही हल्के स्तर के ढूंढ के पता नहीं आरटीपी में डाले गए हैं, बहुत ही हल्के स्तर के। चलिए, तो पहले CRR कितना बनाना है वो लिखते। अमाउंट ऑफ CRR टू बी क्रिएटेड। So, face value of preference shares to be redeemed 5 लाख माइनस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना? 4 लाख। CRR टू बी क्रिएटेड 1 लाख। CRR टू बी क्रिएटेड कितना है? 1 लाख। चलिए जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। पहला ड्यू करें 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, फिर 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 5,50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू। नंबर 2, फिर शेयर और डिबेंचर इशू करें, इकट्ठी एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख टू ट्वेल्व % डिबेंचर्स 2 लाख, सो टोटल 6 लाख बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स इशूड। अलग अलग भी कर सकते थे, है ना। CRR बना दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, वो कह रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा है हमारे पास 1 लाख। अब बीइंग CRR क्रिएटेड खुद लिख लीजिएगा। प्रीमियम को राइट ऑफ करें, ये भी P&L से ही होगा। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000
और लास्ट में पेमेंट कर दो। बहुत ही हल्के स्तर के क्वेश्चंस ढूंढ के डाले गए हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000। लो जी, तो ये 5 ही एंट्रीज हैं जी, और तो कुछ है नहीं इसमें, लिख लीजिए। मैं देख रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं कि बच्चे की क्या रिवीजन होगी इससे, कुछ तो डालो। चलो क्या कर सकते हैं, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले मैं कंपनी अकाउंट्स वाले करा रहा हूँ सारे, वैसे तो सीरियल ऑर्डर में ही है, बीच में कैश फ्लो ही रहता है बस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हाँ ये भी सबसे सिंपलेस्ट ऑफ कन्वर्जन का क्वेश्चन डाला है। हमने इतनी इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, इन्होंने सबसे सिंपल क्वेश्चन डाला है। XYZ Limited has issued 1,012% convertible debentures of 100 each, redeemable after a period of 5 years। तो 1000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक, 5 साल बाद रिडीम होंगे। According to the terms and conditions of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. Okay. The debenture holders also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holdings into equity shares of 10 each at a price of 20 per share। तो 20% वो कन्वर्ट करा सकते हैं, 10 रुपये का शेयर 20 रुपये के रेट पे, एंड बैलेंस इन कैश। सो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 opted to get their debentures converted into equity shares। बच्चे 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच थे ना, 1 लाख, तो 20% उन्होंने कन्वर्जन करवा लिया और उन्होंने शेयर्स मांग लीजिए एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बहुत सिंपल है, 20,000 को रिडम्पशन करनी है, 5% के प्रीमियम पे करनी है ना, लिखा हुआ है सवाल में, 5% के प्रीमियम पे करनी है। और एक शेयर कितने रुपए का इशू करना है, 20 रुपए का एक शेयर इशू करना है। तो 20,000 प्लस 5% डिवाइड बाय 20, तो 1050 शेयर्स आ रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन ने बोला है डिबेंचर होल्डर्स अमाउंटिंग टू ₹। अच्छा बच्चे, मैं ना गलत इंटरप्रिटेशन लगा गया। ₹20,000 के डिबेंचर होल्डर्स ने बोला है कन्वर्ट कर दीजिए। ₹20,000 के डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो 200 डिबेंचर्स कन्वर्ट करवा रहे हैं। और 200 डिबेंचर्स का भी सारा थोड़ा कन्वर्ट होगा, उसका 20% ही कन्वर्ट होगा। और मैंने टोटल का 20% कर दिया था, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सबने कन्वर्जन नहीं करवाया, सिर्फ 20,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर ऐसे हैं जो कह रहे कन्वर्जन कर दो, पर उनका भी तो 20% ही कन्वर्ट होना है ना। तो अगर 200 डिबेंचर हैं जो कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो इसका 20% कितना बना आपके, 40 डिबेंचर के इक्वलेंट बना। एक को 105 रुपए देने हैं और 20 रुपए का एक शेयर है, 40 इंटू 105 डिवाइड बाई 20, 210 शेयर आते हैं। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। एंड कैश पेड फॉर रिडम्पशन और 20,000, सिर्फ यही निकालना है कि शेयर्स कितने इशू करे और कैश कितना इनको पे करना है। तो बाकी बच्चे सारा इनको कैश ही पे करना है। 200 में से 40 तो इन्होंने कन्वर्ट करा लिया, बाकी कितने बचे, 160। तो एक को 105 रुपए देने हैं, तो 160 इंटू 105, 16,800। ये दो आंसर हैं आपके। मैं फिर भी एक बार बता दूं आपको, इधर देखो, टोटल डिबेंचर्स कितने हैं आपके, ₹1 लाख के, 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच।
अब इसमें से कन्वर्जन किन्होंने ऑप्ट किया? ₹20,000 वालों ने कन्वर्जन ऑप्ट किया। अब इनका भी सारा थोड़ा कन्वर्ट हो जाना है, इनका भी तो 20% ही कन्वर्ट होना है ना। तो पोर्शन ऑफ कन्वर्जन कितना है? 20,000 को 20% यानी कि 4,000, ये पोर्शन ऑफ कन्वर्जन है। और इस 4,000 को भी प्रीमियम पे इशू करना है, 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, इनको कितने शेयर इशू करे जाएंगे? 4,000 इंटू 1.05 और एक शेयर 20 रुपए का, 210 शेयर पर ये मांगा था सवाल। और कह रहा है बताओ इनको कैश कितना पे करना है? कैश टू बी पेड। अब बचा कितना? 20,000 में से 4,000 का तो कन्वर्जन हो गया, बाकी को 5% प्रीमियम पे पैसा दे दो, 16,800। बस इतना सा काम था। 20,000 फेस वैल्यू ने कन्वर्जन ऑप्ट करी है, तो उसका भी 20% ही कन्वर्जन होगा ना, क्योंकि कन्वर्जन का तो रूल है कि मान लो मेरे पास एक डिबेंचर है, तो मेरा एक डिबेंचर का 20% ही कन्वर्ट होना है, ये मतलब है इसका। ठीक है, सो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। बाकी 80,000 का उसने नहीं पूछा, उनको तो कैश ही देना है, 80,000 प्लस 5%, उनको तो, क्योंकि उन्होंने तो कन्वर्जन ऑप्ट ही नहीं करी। 20,000 रुपीज वालों ने कन्वर्जन ऑप्ट करी, उसका भी 20% कन्वर्जन होगा। वो 20 बार बार आ रहा है, लिखिए जल्दी, ये लिख लीजिएगा जरूर। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इससे हमारे कंपनी अकाउंट्स के जो सारे क्वेश्चंस है वो पूरे हो गए।